नमस्कार, मैं हूं नगमा और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। एक ऐसे दौर में जब दुनिया फिर आर्थिक मंदी की आहट से डरी हुई है, रूस यूक्रेन युद्ध दुनिया के तमाम देशों के लिए नई चुनौतियां खड़ी कर रहा है और ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज का संकट गहरा हो रहा है। भारत की अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भूमिका और भी अहम है। ऐसी तमाम अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों के बीच भारत अगले एक साल के लिए G20 देशों की अध्यक्षता करने जा रहा है। दुनिया में G20 की अहमियत बहुत अधिक है क्योंकि 19 देशों और यूरोपियन यूनियन के इस साझा अंतर्राष्ट्रीय मंच में दुनिया की प्रमुख विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्था शामिल हैं और G20 देश दुनिया की 85% GDP, 75% अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और 2/3 आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ऐसे में इंडोनेशिया के बाली में हो रहे G20 शिखर सम्मेलन पर सबकी नजर है। बाली का नुसा दुआ इलाका इन दिनों दुनिया के तमाम शक्तिशाली देशों की रणनीति का केंद्र है। सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था वाले देश यहां इकट्ठा हैं, जहां रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को छोड़ बाकी सभी देशों के प्रमुख इसमें हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, ब्रिटेन के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, कनाडा के जस्टिन ट्रूडो सभी शामिल हैं और साथ प्रधानमंत्री मोदी। थीम है रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रॉन्गर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 सम्मेलन में अपने पहले संबोधन में भारत की ऊर्जा सुरक्षा का मुद्दा उठाया और कहा कि दुनिया के विकास के लिए बहुत अहम है क्योंकि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऊर्जा बाजार में स्थायित्व जरूरी है और ऊर्जा सप्लाई पर किसी तरह की रोक को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री का यह बयान ऐसे वक्त में बहुत अहम है जब भारत रूस से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल खरीद रहा है, जबकि पश्चिमी देशों ने रूस से तेल खरीद पर पाबंदियां लगा दी हैं और रूस से तेल खरीदने को हतोत्साहित कर रहे हैं। यानी जो दूसरे देश हैं उन्हें इस बात के लिए मना किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भारत स्वच्छ ऊर्जा यानी क्लीन एनर्जी और पर्यावरण के लिए प्रतिबद्ध है और आश्वासन दिया कि 2030 तक भारत में बिजली की आधी जरूरत स्वच्छ ऊर्जा के स्रोतों से पूरी की जाएगी। प्रधानमंत्री ने रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से उर्वरकों की कमी का भी जिक्र किया और कहा कि आज उर्वरक की कमी कल का खाद्य संकट है, फूड क्राइसिस, जिसके लिए दुनिया के पास कोई हल नहीं होगा। इसलिए दुनिया के देश उर्वरक और खाद्यान्न की सप्लाई चेन को भी बनाए रखने के लिए सहमति बनाएं, यानी कि एनर्जी, फर्टिलाइजर, फूड, इन सब के लिए इन सब की सप्लाई बेरोक टोक चले, इसके लिए एकजुट होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि विश्व भर में जरूरी सामानों की सप्लाई चेन संकट में है। हर देश के गरीब नागरिकों के लिए स्थिति और भी चुनौती भरी है। उन्होंने कहा कि ऐसे में हमें यह मानने में संकोच नहीं होना चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं इन मुद्दों का हल करने में नाकाम रही हैं। हम ऐसी संस्थाओं में जरूरी सुधार करने में नाकाम रहे हैं। ऐसे में दुनिया को अब G20 से ज्यादा उम्मीदें हैं। ये संगठन अब ज्यादा प्रासंगिक हो गया है। प्रधानमंत्री ने यूक्रेन में युद्ध विराम पर भी जोर दिया है और कहा कि बीती सदी में दूसरे विश्व युद्ध ने दुनिया में तबाही मचाई थी, जिसके बाद दुनिया के नेताओं ने शांति स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई और इसी तरह अब हमारी बारी है। कोविड के बाद एक नई दुनिया का जिम्मा हमारे कंधों पर है। अगले साल भारत में G20 शिखर सम्मेलन के संदर्भ में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये समय की जरूरत है कि हम दुनिया में शांति, समरसता और सुरक्षा के लिए ठोस और सामूहिक प्रण लें। मुझे विश्वास है कि अगले साल जब बुद्ध और गांधी की पवित्र धरती पर G20 सम्मेलन होगा तो हम सब दुनिया को शांति का संदेश देने पर सहमत होंगे। इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी अभी तक अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मिले हैं। प्रधानमंत्री मोदी और जो बाइडेन के बीच हुई बातचीत में ताजा राष्ट्रीय और क्षेत्रीय घटनाओं पर चर्चा हुई। इसके अलावा भविष्य की नई उभरती प्रौद्योगिकी, एडवांस कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में आपसी सहयोग पर बात हुई और इसके अलावा दोनों देशों से जुड़े क्वाड और I2U2 जैसे संगठनों में आपसी सहयोग बढ़ाने पर बात हुई।
प्रधानमंत्री मोदी की चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी मुलाकात हुई, लेकिन ये औपचारिक नहीं थी बल्कि बाली में आयोजित डिनर में दोनों नेता मिले। गालवान युद्ध के बाद दोनों देशों के बीच ये पहली सीधी मुलाकात है। उनकी अभी कई और नेताओं से मुलाकात बाकी है। प्रधानमंत्री ने बाली में भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की है। भारतीय समुदाय प्रधानमंत्री को लेकर काफी उत्साहित नजर आया और इस दौरान प्रधानमंत्री ने बताया कि 2014 के बाद भारत में क्या बदला है। 2014 के पहले और 2014 के बाद के भारत में बहुत बड़ा फर्क जो है, वो जो बहुत बड़ा फर्क है वो मोदी नहीं है, वो बहुत बड़ा फर्क है स्पीड और स्केल में। आज भारत अभूतपूर्व स्पीड पर काम कर रहा है और अप्रत्याशित स्केल पर काम कर रहा है। अब भारत छोटा सोचता ही नहीं है। स्टैच्यू बनाएगा तो दुनिया में सबसे बड़ा, स्टेडियम बनाएगा तो दुनिया में सबसे बड़ा। 2014 के बाद से भारत ने 320 मिलियन से अधिक बैंक अकाउंट खोले हैं, बैंक में खाते खोले हैं। तो भारत अब बड़ा सोच रहा है, छोटा नहीं सोचता और भारत के पास G20 की अध्यक्षता भी आ रही है। G20 सम्मेलन की खास बात यह है कि युद्ध से जूझ रहे यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यहां मौजूद रहे, सभी राष्ट्राध्यक्षों को संबोधित किया। एक तरह से G20 सम्मेलन में रूस को झिड़की ही ये मानी जाएगी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यहां अपनी गैर मौजूदगी से भी चर्चा में रहे, लेकिन उनकी जगह पे विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव वहां पे हैं। ऐसे में ज़ेलेंस्की ने G20 को G19 संबोधित करते हुए कहा कि मैं आश्वस्त हूं कि अब समय आ गया है जब सब कुछ बर्बाद करने वाला रूसी युद्ध हर हाल में रुकना चाहिए। ज़ेलेंस्की ने एटमी और खाद्य सुरक्षा बनाए रखने पर जोर दिया। G20 में अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन की और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात बहुत अहम रही है। इसमें राष्ट्रपति बनने के बाद ये शी जिनपिंग से उनकी पहली मुलाकात थी बाइडेन की। इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ने ताइवान के प्रति चीन की लगातार आक्रामक और दबाव बनाने वाली कार्रवाई पर सीधी आपत्ति दर्ज की है। दोनों महाशक्तियों ने वैश्विक प्रभाव की आपसी प्रतियोगिता के बीच अपने मतभेदों को बेहतर तरीके से सुलझाने पर जोर दिया है। कुल मिलाकर G20 का ये सम्मेलन खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा की नई चुनौतियों से निपटने और कोविड से दुनिया को सामूहिक तौर पर उबारने के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। बाली में G20 सम्मेलन पे ज्यादा जानकारी दे रही हैं वहां मौजूद हमारी सहयोगी महा सिद्दीकी। आज G20 के डिनर के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग आमने सामने आए, क्योंकि दोनों बिल्कुल एक दूसरे के सामने थे। दोनों ने प्लेजेंट्रीज एक्सचेंज की, यानी कि सिर्फ एक दूसरे से मुलाकात करके हालचाल लिया, उससे ज्यादा कोई भी बात या वार्तालाप नहीं हुई। यही सूत्र हमें बता रहे हैं। जो बायलैटरल मीटिंग्स हैं, जो कि स्ट्रक्चर्ड मीटिंग्स प्रधानमंत्री की G20 के साइडलाइंस पे अरेंज की गई हैं, वो 8 देशों के साथ की गई हैं, जो कि कल होंगी, लेकिन उसमें चीन का नाम नहीं है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक पुल असाइड, यानी कि एक छोटी सी वार्ता अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से हुई। हालांकि ये बहुत ही छोटी मुलाकात थी और स्ट्रक्चर्ड मीटिंग नहीं थी, लेकिन इसमें काफी सारे मुद्दे, जिसमें अभी जो अंतर्राष्ट्रीय स्थिति बनी आ रही है उस पर भी बातचीत हुई, जिसको आप समझ सकते हैं कि यूक्रेन से जुड़ी बातचीत भी हुई होगी और उसके जो फॉल आउट्स इस वक्त हम देख रहे हैं एनर्जी और फूड सिक्योरिटी पे, उस पे भी बात हुई होगी। जहां तक फूड और एनर्जी सिक्योरिटी की बात है, उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज G20 की जो पहली वर्किंग सेशन था उसमें बहुत अहम मुद्दा रखा कि किसी भी तरह की रोक नहीं लगानी चाहिए जो कच्चा तेल है और गैस के, यानी कि एनर्जी ऑन द होल जो एनर्जी है
उसके मूवमेंट पे किसी तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाना चाहिए। ये इस वजह से क्योंकि कोई भी अगर रोक लगाई जाएगी तो वो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के लिए सही नहीं होगी और इंस्टेबिलिटी ला सकती है। ये एक महत्वपूर्ण स्टेटमेंट था प्रधानमंत्री की तरफ से, क्योंकि जो G7 देश हैं वो रशियन ऑयल यानी कि रशिया से जो क्रूड ऑयल आता है उस पे एक प्राइस कैप लगाने की सोच रहे हैं। प्राइस कैप का मतलब वो दाम तय करेंगे जिस दाम पर कोई भी देश रशिया से उससे ज्यादा दाम पर उनकी जो क्रूड ऑयल है वो नहीं खरीद सकता। इसके मद्देनजर बहुत सारे ओपिनियंस हैं कि इससे इंस्टेबिलिटी आ सकती है। रूस ने पहले ही बोल दिया है कि वो जो भी देश जो प्राइस कैप को मानेगा वो उसको ऑयल सप्लाई ही नहीं करेगा, यानी कि उसको ऑयल एक्सपोर्ट नहीं करेगा। तो इस सब के चलते प्रधानमंत्री ने अब पक्ष रखा न केवल भारत का लेकिन ग्लोबल साउथ का, जिसका भारत अब एक कहता है कि भारत ग्लोबल साउथ की आवाज बन गया है उन देशों की जो अभी विकसित देश नहीं है, डेवलपिंग कंट्रीज हैं और गरीब देश हैं, जिनकी भारत आवाज ऐसे फोरम पर रखना चाहता है। जी, तो ये महा सिद्दीकी मौजूद हैं G20 समिट में और महा ने हमें बताया कि कैसे भारत जो है ग्लोबल साउथ की आवाज बना है। दुनिया के सामने जो नई उभरती जो चुनौतियां हैं या मौजूदा चुनौतियां हैं उसमें G20 की भूमिका बहुत अहम होगी। भारत उसमें कैसी भूमिका निभा रहा है या निभा सकता है। हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए 3 खास जानकार हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं ब्रह्मा चलानी, सामरिक विशेषज्ञ, हर्षवी पंत, विदेश नीति जानकार और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन से, अशोक सज्जनहार, पूर्व राजनयिक। सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहती हूँ हर्ष के इस वक्त जो चुनौतियां हैं G20 के सामने, रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर की बात थी, पर एक ऐसे समय पे ये अडॉप्ट किया गया था जब दुनिया रिकवर कर रही थी, उबर रही थी कोविड से। लेकिन अब जब बसों पे ये लिखा हुआ दिख रहा है इंडोनेशिया में, बाली में, तो एक ऐसा वक्त है जब चुनौतियां दोबारा से और भी ज्यादा हैं क्योंकि फूड और एनर्जी क्राइसिस बहुत बड़ी है दुनिया के सामने रूस और यूक्रेन की जंग के बीच में। तो ऐसे में ये चुनौती और भी ज्यादा बढ़ती, एक नई चुनौती इस समय G20 के सामने है। जी बिल्कुल नगमा, जिस कोविड का क्राइसिस था उससे रिकवरी की बात थी, तो कहीं पर जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स जो है वो साथ साथ आ गई है। और क्योंकि G20 जो प्लेटफॉर्म बना था वो आर्थिक मुद्दों को लेकर ही बना था, आज जो आर्थिक मुद्दे हैं वो सामरिक मुद्दों से जुड़े हुए हैं। और जो हमने देखा है कि जिस तरह से यूक्रेन का जो युद्ध है उसका इम्पैक्ट फ्यूल, एनर्जी क्राइसिस, फूड क्राइसिस और इकोनॉमिक क्राइसिस के तौर पर हम देख रहे हैं। और सबसे जो उसका इम्पैक्ट है वो सबसे कमजोर देशों के ऊपर सबसे ज्यादा हो रहा है। तो उसको देखते हुए G20 को अगर रेलेवेंट रहना है एज अ प्लेटफॉर्म, तो उसको इस बात का पक्षधर बनना पड़ेगा कि ये जो डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज की डिवाइड है, ये जो पश्चिमी देश और रूस की डिवाइड है, इसको किस तरह से पाटा जाए। तो उसमें भारत मुझे लगता है बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। चैलेंजेस बहुत हैं और जो चैलेंजेस हम देख रहे हैं यूक्रेन के हों या चीन के हों या हमारे आर्थिक हों या एक जो जिसका जिक्र आपकी रिपोर्ट में किया कि मल्टीलैटरल ऑर्डर का कोलैप्स हो गया है और प्रधानमंत्री ने इस बात को रखा कि यूएन बिल्कुल नाकाम रहा है कुछ भी करने में। तो उसमें G20 अगर एक सामरिक प्लेटफॉर्म के रूप में उभर कर आ पाता है और एक लीडरशिप दे पाता है दुनिया को ये सारे जो इश्यूज हैं उनको टैकल करने में या उन पर कॉन्वर्सेशन होने में, क्योंकि आज तो वार्ता की भी समस्या है। अलग अलग गुट बन गए हैं और वो गुट एक अलग अलग दिशाओं में ले जा रहे हैं इस कॉन्वर्सेशन को। तो अगर वो कॉन्वर्सेशन एक प्लेटफॉर्म से हो पाता है तो भारत मुझे लगता है उसकी उस लीडरशिप को लेकर आगे बढ़ सकता है। और भारत एक ऐसा देश है जिसके पास ये करने की क्षमता है आज के इस बहुत चैलेंजिंग टाइम्स में भी। तो अगर वो कर पाता है तो अच्छी बात है और मुझे लगता है उसी बात को रेखांकित प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में भी किया। जी, ब्रह्मा, भारत एक बहुत अहम भूमिका निभा सकता है। भारत के पास G20 की प्रेसिडेंसी भी आ रही, एक तो अध्यक्षता आ रही है, लेकिन साथ साथ जो ग्लोबल साउथ की आवाज भारत बन रहा है या किस तरह की लीडरशिप निभा सकता है, आप इस पर क्या सोचते हैं? और इस समय एक ऐसे चैलेंजिंग समय में जब ये G20 की शिखर सम्मेलन हो रहा है तो क्या हासिल हो सकता है G20 से? दुनिया की 85% अर्थव्यवस्था रखने वाले देश यहां पर इकट्ठा हो रहे हैं। क्या इस बार अलग हो सकता है? क्योंकि जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक यहां आ रहे थे तो उन्होंने कहा था कि दिस इज नॉट गोइंग टू बी बिजनेस एज यूजुअल। तो क्या अलग हम उम्मीद रख सकते हैं इस G20 से? ये बहुत ही टेस्टिंग टाइम है भारत के लिए, क्योंकि इस समय G20 की प्रेसिडेंसी रिज्यूम करना
जब एक नया ग्लोबल डिवाइड बन गया है यूक्रेन युद्ध के बजाय, ये भारत के लिए बहुत ही चैलेंजिंग टाइम रहेगा अगर नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, क्योंकि जिस तरह का प्रेशर पड़ेगा भारत पर, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट पर प्रेशर पड़ा, उन्होंने यूक्रेन के प्रेसिडेंट को इनविटेशन एक्सटेंड किया कि वो एड्रेस करे G20 समिट को, पर यूक्रेन तो G20 का मेंबर ही नहीं है। तो ज़ेलेंस्की को क्यों इनविटेशन दिया गया? ये सिर्फ एक ही वजह है, वेस्टर्न प्रेशर इंडोनेशिया पर पड़ा। अब देखिए, ये G20 तो एक इकोनॉमिक और फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है। जब 2008 में दुनिया में एक फाइनेंशियल क्राइसिस खड़ा हुआ था, उसके बाद ये G20 बना एज ए फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन। तो ये इस G20 हैज नो रोल इन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। उसके बावजूद ज़ेलेंस्की को इनवाइट करना, और उन्होंने क्या बोला, सिर्फ यूक्रेन के युद्ध के बारे में उन्होंने भाषण दिया। तो इससे साफ जाहिर है कि G20 पोलराइज हो रहा है, पोलिटिसाइज हो रहा है और डिविजन्स बन रहे हैं G20 में। G20 के समिट जो बाली में अभी समय हुआ, उसके पहले 3-4 इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हुए, G20 फॉरेन मिनिस्टर्स के, G20 उसके बाद G20 फाइनेंस मिनिस्टर्स के, फिर G20 ट्रेड मिनिस्टर्स के। इन तीनों मीटिंग से ना कोई जॉइंट कम्युनिके नहीं निकला। क्यों? क्योंकि डिविजन्स खड़े हो गए हैं G20 के अंदर। तो जब G20 एकदम डिवाइडेड हो गया है, तो उसका जो कंसेंसस बेस्ड डिसीजन मेकिंग है, वो जो नॉर्म है, वो खतरे में है इस समय। जी। तो इस समय भारत G20 का लीडर बन गया। अभी 1 दिसंबर से ऑफिशियली बनेगा भारत लीडर G20 का। मेरे ख्याल से ये तो बहुत ही चैलेंजिंग टाइम रहेगा भारत के लिए। जी, सही कहा आपने कि कैसे समय में भारत के पास अध्यक्षता आ रही है, जब दुनिया बहुत बटी हुई है और रूस यूक्रेन का युद्ध जो है उसने दुनिया को एक खेमे में तो बांटा ही हुआ है। और आपने जैसा कहा कि ज़ेलेंस्की का वहां पे संबोधित करना, जबकि ज़ेलेंस्की यूक्रेन जो है वो सदस्य नहीं है और उन्होंने G19 कह के इसे एड्रेस किया। अशोक सज्जनार, ये जो जिस बारे में ब्रह्मचलानी जिक्र कर रहे हैं कि सबसे मुश्किल है वो कम्युनिके का ड्राफ्ट, कि इसमें यूक्रेन रूस युद्ध के बारे में क्या कहा जाए, तो आपको लग रहा है कि भारत के लिए सबसे पहली और बड़ी चुनौती तो यही होगी कि किस तरह से उस कम्युनिके को ड्राफ्ट कराया जा सके, उसकी लैंग्वेज क्या हो, क्या कहा जाए। तो भारत इसमें एक बहुत अहम रोल अदा करेगा और बड़ी कामयाबी होगी इसकी ड्राफ्टिंग अगर हो पाए उस हिसाब से। देखिए, जो खबरें बाहर निकल कर आ रही हैं नगमा अभी, उसमें तो यही लग रहा है जो शायद थोड़ी बहुत एक उस पर स्थिति बन रही है जो सबका यूनानिमिटी हो जाए, कंसेंसस हो जाए। अब हमको मालूम है जो क्या दो अलग अलग पोजीशंस हैं, परंतु एक जो बहुत कहा गया है, जो प्रधानमंत्री मोदी ने समरकंद में इस्तेमाल किया था जिन शब्दों का, दैट दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, ये लड़ाई का समय नहीं है, ये युद्ध का समय नहीं है, उसको उसमें रखा जाएगा और फिर और भी कुछ बातें हैं उसमें वो डाली जाएंगी। तो सबसे बड़ा चैलेंज, और वो मेरे ख्याल से इंडोनेशिया के लिए है, क्योंकि अब बाली डिक्लेरेशन कल जब इशू होना उसके ऊपर बातचीत बहुत हो रही है, तो कैसे उस डिक्लेरेशन को आगे लेकर जाएंगे, और वो हमारे लिए एक फाउंडेशन बनेगा जिसके ऊपर हम अपनी प्रेसिडेंसी है नगमा उसको बिल्ड कर पाएंगे। परंतु देखिए, भारत का जहां तक रोल है, मैं दो चीजें इसमें कहना चाहूंगा। जो हमारे पहले पैनलिस्ट ने कहा है बिल्कुल ठीक है, जो ये है तो एक जियो इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म, डेवलपमेंटल इश्यूज, इकोनॉमिक इश्यूज, परंतु आज हालात ऐसे हो गए हैं नगमा, जो जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स में कोई आप अंतर नहीं कर सकते हैं। परंतु भारत का ये मेरे विचार से स्ट्रेंथ है इस समय, जो हमने जियो इकोनॉमिकली, चाहे वो कोविड-19 का पेंडेमिक हो, वैक्सीनेशन हो, इकोनॉमिक रिकवरी हो, इकोनॉमिक ग्रोथ हो, उन सबको हमने बड़ी अच्छी तरीके से संभाला है। और उसके बाद जब अभी आया है रूस यूक्रेन का जो युद्ध आया है, उसमें भी चाहे तेल हो, ऊर्जा हो, फूड आइटम्स हो, डेट का प्रॉब्लम है बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज में, सप्लाई चेन्स का डिस्ट्रप्शन है, वो सब जो चीजें हैं, तो इकोनॉमिक फ्रंट पर भारत ने बड़ी अच्छी तरीके से डील किया है। और इसीलिए भारत की जो स्थिति है, भारत को बड़े
अच्छी नजर से देखा जा रहा है। जो पॉलिटिकली भी अगर देखा जाए तो भारत मेरे विचार से कुछ ऐसे बहुत चुने हुए देशों में है जिनकी रूस के साथ अच्छे संबंध हैं, अमेरिका के साथ अच्छे संबंध हैं। तो इसीलिए एज अ ब्रिज अगर किसी ने काम करना है तो वो भारत काम कर सकता है। तो भारत की जिम्मेदारी बढ़ जाती है और ऐसे में कि एक ब्रिज की तरह काम करें इन दोनों देशों में, जैसे भारत के हित में है अमेरिका के साथ भी रिश्ते अच्छे हों, रूस के साथ भी रिश्ते हैं, और भारत ने ये बहुत साफ कर दिया है कि भारत के हित में खड़ा हुआ है। हर्ष, तो ऐसे में जो बात ब्रह्मा भी कर रहे थे और जो कम्युनिके की बात है, भारत के को जो अध्यक्षता मिल रही है वो एक बड़े मुश्किल वक्त में है, और यहाँ पे पुतिन मौजूद नहीं है, ज़ेलेंस्की एड्रेस करते हैं, जबकि है ये G20, लेकिन इसमें रूस कि लावरोव जरूर आए हैं, और पुतिन के नहीं आने से, उनके एब्सेंस से भी उनकी मौजूदगी और बड़ी होती है। सभी के जहन में रूस और यूक्रेन की जो लड़ाई है, जो जंग है, वो हावी है। बल्कि कई मामलों में फ्रिक्शन है। वो जो एक फोटो होती है, ग्रुप फोटो ट्रेडिशनल शिखर सम्मेलन में, उसके लिए लेकर वर्डिंग्स के ऊपर लेकर, तो ये तमाम मुश्किल रूस के लिए भी है हर्ष, कि वहां पे वो एक अनवेलकम गेस्ट की तरह है इस पार्टी में। नहीं, बिल्कुल। और ये समस्या तो देखिए फंडामेंटली ग्लोबल पॉलिटिक्स जिस अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जहां पर जा रही है उसमें इस बात से तो इनकार किया नहीं जा सकता कि फ्रेगमेंटेशन है, कि काफ़ी एक पोलराइजेशन है, और इसीलिए तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल भी बंद है, काम नहीं कर रहा है कायदे से। तो पीस एंड सिक्योरिटी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को एड्रेस करना चाहिए, पर उन्होंने क्या किया आज तक रशिया यूक्रेन क्राइसिस में। और इस बात का जिक्र इनडायरेक्टली प्रधानमंत्री ने भी आज बड़ी खरी खोटी सुनाई है यूएन को, कि यूएन बिल्कुल नाकामयाब रहा है। तो कहीं पर ये समस्या ये है कि ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स और मल्टीलैटरल ऑर्डर का फ्रेगमेंटेशन तो रियलिटी है। अब उसके बाद हमारे पास ऑल्टरनेटिव क्या है? तो G20 एक ऐसा ऑल्टरनेटिव सर्टेनली है जहां पर कम से कम मौजूद हैं 20 बड़ी शक्तियां जो भले ही पोलराइज्ड हो पर एक प्लेटफॉर्म पर तो आती हैं और ये बात करती हैं कि भाई आगे क्या करना है। तो जो हमने देखा कि जो यूक्रेन का मुद्दा है वो आज की अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है, जिसका प्रधानमंत्री जब वो कहते हैं कि भाई फूड सिक्योरिटी, फ्यूल सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी, ये सारे मुद्दे यूक्रेन क्राइसिस से जुड़े हैं। आर्थिक जो समस्या आज की है, जो जिस बात के लिए सारे विकासशील देश प्रेशर डाल रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई इस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म होना चाहिए, वो इसीलिए है कि उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली गरीब देशों पर, विकासशील देशों पर पड़ रहा है। तो कैसे इसको मैनेज किया जाएगा, वो पोलराइजेशन में जो हम देख रहे हैं उससे बहुत मुश्किल हो जाती है। और इसीलिए चाहे वो बाली डिक्लेरेशन हो और अगले साल न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन होगा, दोनों ही डिक्लेरेशन अपने आप में बड़े कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस के बाद इजाद होंगे। और मुझे भी ऐसे समझ में आ रहा है कि जो डिक्लेरेशन बन रहा है उसमें प्रधानमंत्री मोदी का वक्तव्य शामिल किया गया है कि दिस इज नॉट द टाइम फॉर वॉर, पर वो भी ये है कि कहना वो एक बेसिक मिनिमम अग्रीमेंट हो सकता है, पर उसके बाद अगर ये युद्ध का समय नहीं है तो आगे क्या। तो मुझे लगता है वो सारी समस्या अपनी जगह बनी हुई है कि सॉल्यूशन क्या है इस फ्रेगमेंटेशन के दौरान। जी, और ये भी कि इसमें शब्द जो हैं वो युद्ध का जिक्र होना चाहिए, न्यूक्लियर थ्रेट का जिक्र होना चाहिए। और जैसा ब्रह्मा कह रहे थे हर्ष की, इसमें ज़ेलेंस्की को बुलाने का क्या मतलब? अगर आप ज़ेलेंस्की को बुलाते हैं तो उसको फर्दर आप पोलराइज करते हैं, और वहां पे पुतिन मौजूद नहीं है, वो G19 आके कहते हैं ये इकोनॉमिक फोरम, जाहिर है कि इसका स्वरूप जो है वो बदला है और ज्यादा ये जियोपॉलिटिकल इस समय है, और वो ग्रुपिंग्स बहुत साफ दिख रही हैं। चीन है वहां मौजूद, भारत जिसने एक अपना अलग स्टैंड रखा है, तो एक बड़ी चुनौती इस समय रहेगी इन सबको लेकर। लेकिन इससे अगर हम आगे बढ़ें, और ब्रह्मा, ये जो मुलाकात हुई है बाइडेन और शी जिनपिंग के बीच, उसमें ताइवान और जिनजियांग और तमाम चीजें, जो मुद्दे हैं वो उठाए हैं बाइडेन ने। उसके बाद चीन के रुख में कहा जा रहा है कि थोड़ी एक नरमी दिखी है, जो नैंसी पेलोसी के दौरे के बाद से बहुत रिश्ते खराब हुए थे, लेकिन अभी कुछ जो चीन की तरफ से, बीजिंग की तरफ से जो बयान आए, उसके शब्द जो हैं वो बदले हैं। तो इस मुलाकात ने इनके टकराव को कुछ कम किया है यहाँ पे। आप ठीक कह रहे हैं नगमा, बल्कि बाली में जो मेन इवेंट G20 समिट नहीं रहा, जो मेन इवेंट शी जिनपिंग और जो बाइडेन की मीटिंग, जी, वो मीटिंग ने पूरे समिट को ओवरशैडो कर दिया है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, 3 घंटे चली,
और दोनों की तरफ से कंसिलिएटरी वर्ड्स निकले। बाइडेन की तरफ से जो उन्होंने कहा शी जिनपिंग को कि यूएस चीन के खिलाफ कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहता, कंटेनमेंट नहीं चाहता, वन चाइना पॉलिसी सपोर्ट करता है, डीकपलिंग चाइना से नहीं करने की कोशिश करेगा अमेरिका, इस तरह के जो कमिटमेंट्स दिए वो उसको आप कॉन्ट्रास्ट कीजिए जो यूएस पॉलिसी है रूस की तरफ, कि रूस की तरफ बात भी नहीं करेंगे, उसका इकोनॉमिक कोलैप्स चाहते हैं, रेजिम चेंज चाहते हैं मॉस्को में। तो आप देखिए कि एक तरफ रूस के खिलाफ तो बात करने के लिए तैयार नहीं है अमेरिका, दूसरी तरफ जो बाइडेन का जो अपीसमेंट पॉलिसी है चीन की तरफ, जिस तरह से उन्होंने 5 नोज जो चीन कहता है कि बाइडेन ने 5 नोज दिए शी जिनपिंग को कि 5 चीजें अमेरिका नहीं करेगा। एक तो कंटेनमेंट नहीं करेगा, डीकपलिंग नहीं करेगा, कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहेगा चीन के साथ, इस तरह के 5 नोज बाइडेन ने अफर्म किए शी जिनपिंग को। तो एक तरह से ये जो सॉफ्टवेयर अपीजिंग टोन जो दिखाई दिया बाइडेन का बाली में, और उसको अगर आप कंट्रास्ट करते हैं उनकी जो बहुत ही टफ रूस के खिलाफ जो पॉलिसी है, जिसके बजाय दुनिया में इस समय एक ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस खड़ा हुआ है, जिसके बजाय श्रीलंका में ये इकोनॉमिक कोलैप्स हुआ, जिस वजह भारत का जो एनर्जी इंपोर्ट बिल है वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स बढ़ गया है हर महीने, बिलियंस ऑफ डॉलर्स बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी क्राइसिस। तो ये जो प्रॉक्सी वॉर चल रहा है रूस और वेस्टर्न पास के बीच में, इसका जो असली असर है जो पूरे कंट्रीज हैं उन पर असर पड़ रहा है, भारत में भी पड़ रहा है। और भारत क्योंकि बहुत ही बड़ा एनर्जी इंपोर्टर है, दुनिया का 3rd लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर, तो भारत पर काफी इकोनॉमिक बर्डन पड़ रहा है। और जिस तरह से भारत के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स डिप्लीट हो रहे हैं, जिस तरह से बैलेंस ऑफ पेमेंट्स पोजीशन प्रेशर पर आ रही है, तो इससे साफ जाहिर है कि अगर ये युद्ध 1 साल और चलेगा और ये प्रॉक्सी वॉर यूएस और रशिया की प्रॉक्सी वॉर एक्सेलरेट करेगी, तो इसका जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है वो भारत पर इंक्रीज हो जाएगा। तो ये जो सारी जो जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट इस समय वो भारत के हितों के लिए बहुत ही डिफिकल्ट टाइम है। बिल्कुल सही कहा आपने। और जो मुलाकात जिसने ओवरशैडो किया तमाम उस G20 को, वो बताया आपने कि शी जिनपिंग और बाइडेन के बीच की मुलाकात, और दोनों की मुलाकात के बाद जो सुर बदले थोड़ा बीजिंग के, पहले की जो छोड़ते, हालांकि जो बाइडेन ने बातें उठाई मानवाधिकार की उसका कोई जिक्र नहीं किया, न जिनजियांग का न हांगकांग का, पर भारत बाइडेन की जो मुलाकात हुई है प्रधानमंत्री मोदी से, तो भारत और अमेरिका के रिश्ते तो अच्छे हैं अशोक सज्जनहार। इससे छोटी सी मुलाकात थी, कुछ बहुत बड़ी मुलाकात नहीं हुई जैसे 3 घंटे चली चीन के साथ, पर इस मुलाकात से क्या महत्वपूर्ण जो टेक अवे है वो लगता है आपको? देखिए, मुझे सबसे बड़ा टेक अवे ये लगता है जो दोनों देशों के जो संबंध हैं वो बड़े डायनेमिक हैं, बड़े स्ट्रांग हैं, बड़े वाइब्रेंट हैं। क्योंकि ये देखा जाए भारत के लिए, अगर मैं कहूं जो सबसे हमारा आज के जमाने में कौन सा कॉन्सिक्वेंशियल पार्टनर है, तो मैं कहूंगा अमेरिका ही है। और अमेरिका के साथ आप देख रहे हैं पिछले 20-22 साल से जो भी राष्ट्रपति हो, किसी भी पार्टी का हो, वहां पर अमेरिका में भारत के साथ जो संबंध है वो और तेजी से आगे बढ़ते जा रहे हैं। चाहे वो हाल में देखिए ट्रंप थे या अभी बाइडेन हैं, उन्होंने कैसे क्वाड को आगे लेकर गए हैं, कैसे उन्होंने जो वर्चुअल मीटिंग्स भी की हैं, इन पर्सन मीटिंग भी की हैं। आपको याद है सितंबर पिछले साल वॉशिंगटन में हुई थी, इस साल मई में टोक्यो में हुई है। तो मैं ये समझता हूं जो भारत और अमेरिका, ये एक संदेश दिया है जो भारत और अमेरिका के जो संबंध हैं बहुत अच्छे हैं, इनको हम और आगे बढ़ाएंगे और ये बहुमुखी हैं। ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, ये बहुत ही वो है। देखिए, इतना ज्यादा हमें वो नहीं देखना चाहिए जो वो 3 घंटे चली है और ये कम उसमें चली है, क्योंकि हमारे संबंध तो वैसे ही अच्छे हैं और हमारे जो नेता हैं वो वैसे मिलते रहे हैं, ऐसी बात नहीं है जो वो नहीं मिले हैं। ये इनकी राष्ट्रपति बाइडेन की और शी जिनपिंग की पहली मुलाकात थी जब बाइडेन राष्ट्रपति बने हैं, तो इसीलिए उसके ऊपर ज्यादा वो ध्यान था। ताइवान का मुद्दा हुआ था, सेमीकंडक्टर चिप के ऊपर उन्होंने बैन किया हुआ है,
और भी कितनी सारी बातें हुई हैं। नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी अभी उन्होंने इशू की है, जिसमें चीन को उन्होंने सबसे अपना बड़ा दुश्मन बताया है, तो इसीलिए इसके ऊपर और भी ज्यादा तवज्जो दी गई। परंतु भारत के साथ जो संबंध हैं बिल्कुल अच्छे हैं और बहुत ही मजबूत हैं। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आप तीनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। भारत के पास G20 की अध्यक्षता आ रही है, बहुत महत्वपूर्ण समय है और चुनौती भरा समय है ये पूरे विश्व व्यवस्था के लिए भी, और जिस तरह की मंदी दुनिया के बड़े आर्थिक शक्तिशाली जो देश हैं वो भी झेल रहे हैं। और ऐसे में जब मल्टीलैटरल संस्थानें बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाई हैं क्राइसिस के समय में, ऐसे में G20 की जो प्रासंगिकता है वो और भी बढ़ी है। तो प्राइम टाइम में इस वक्त एक ब्रेक ले रहे हैं हम। दिल्ली में श्रद्धा वालकर नाम की लड़की की नृशंस हत्या का मामला सबकी जुबान पर है। उसकी हत्या उसके ही पार्टनर, लिव इन पार्टनर आफताब ने की। आफताब 5 दिन की पुलिस रिमांड पर है और उसका कहना है कि हाँ, मैंने ही उसे मारा। पुलिस अब उसकी निशानदेही पर सबूत इकट्ठा करने और वारदात की कड़ियां जोड़ने में लगी है। आफताब ने श्रद्धा को मारकर उसके शव के टुकड़े टुकड़े किए, 35 टुकड़े, और 18 दिनों तक उन्हें कुछ थोड़े थोड़े करके जंगल में फेंकता रहा। मुकेश सेंगर की ये दिल दहलाने वाली रिपोर्ट। आफताब, आपको शर्मिंदा है आपसे बात करते? आफताब, 28 साल के आरोपी आफताब अमीन पूनावाला को दिल्ली पुलिस एक बार फिर महरौली के उस जंगल में ले गई, जहां उसने 18 दिन तक श्रद्धा के शव के 35 टुकड़े फेंके। वो हर रोज रात 2 बजे उठता और मास्क लगाकर इस जंगल में शव के टुकड़े फेंकने आता था। पुलिस को अब तक शव के 10 अवशेष बरामद हुए हैं, जिनकी डीएनए जांच होगी। श्रद्धा को मारने के तरीके और शव को ठिकाने लगाने के लिए उसने गूगल में सर्च किया और साथ में जो अमेरिकन ड्रामा सीरीज है डेक्स्टर, वो उसने देखी और उससे इंस्पायर होकर इस हत्या की प्लानिंग की और श्रद्धा को उसने मारा। अपने आप में बेहद खौफनाक भयानक मामला है। काफ़ी डराने वाली ये पूरी घटना है, क्योंकि आरोपी श्रद्धा की हत्या करने के बाद 6 महीने तक सामान्य जीवन जीता रहा। और ये भी जानकारी मिली है कि जिस फ्रिज में उसने श्रद्धा का शव के टुकड़े रखे हुए थे, उसी फ्रिज में वो अपना खाना भी रखता था। आफताब ने पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं और इस बर्बर, जघन्य और भयानक हत्याकांड की परतें खुलती जा रही हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने बताया कि उसने श्रद्धा का मोबाइल फोन महाराष्ट्र में कहीं फेंक दिया है। जिस हथियार से श्रद्धा का शव काटा, उसे दिल्ली में किसी जगह फेंका। वारदात के वक्त अपने और श्रद्धा के खून से सने कपड़े दिल्ली नगर निगम की कूड़ा उठाने वाली गाड़ी में फेंके। सल्फर हाइपोक्लोरिक एसिड से उसने फर्श धोया, जिससे फोरेंसिक जांच के दौरान डीएनए सैंपल न मिले। हत्या और शव को ठिकाने लगाने के तरीके गूगल पर सर्च किए। आरोपी ने बताया कि बम्बल डेटिंग ऐप के जरिए वो श्रद्धा से मिला था। श्रद्धा के मर्डर के बाद बम्बल डेटिंग ऐप के जरिए 15-20 दिन के अंदर आफताब ने दूसरी गर्लफ्रेंड बनाई थी। श्रद्धा के मर्डर के बाद आफताब श्रद्धा के इंस्टाग्राम अकाउंट से श्रद्धा के कुछ दोस्तों से बातचीत करता था। जून तक उसने श्रद्धा का इंस्टाग्राम यूज किया, ये दिखाने के लिए कि श्रद्धा जिंदा है। आरोपी छतरपुर पहाड़ी के जिस फ्लैट में रहता था, वहां रहने वाले पड़ोसियों का कहना है कि श्रद्धा की हत्या के बाद इस फ्लैट में कई लड़कियां आती जाती थीं। हालांकि आरोपी पड़ोसियों से कभी बात नहीं करता था। मुझे तो अभी 1 महीने ही हुए आए हुए, तो आफताब जब मैं यहाँ आया तो मतलब कि गेट बेल बजाया था फर्स्ट फ्लोर का, तो उसने आकर के गेट खोल दिया था। और गेट खोलने के बाद जो है कि उसने बोला कि भैया मेरा बेल नहीं बजाना, बस इतना ही। और उसके बाद बातचीत कोई नहीं हुई। हाँ जी, लास्ट टू लास्ट वीक 3-4 दिन के स्पैन में आपने 6-7 लड़कियों? हाँ जी देखे हैं। स्कूटी से देखे हैं, शॉर्ट्स ड्रेस में देखे हैं। वो किसी से बात नहीं करती थी, सीधा ऊपर ही जाते थे।
18 मई को हत्या को अंजाम देने के बाद आफताब ने 19 मई को छतरपुर इलाके से शव के टुकड़े करने के लिए चाकू और शव रखने के लिए फ्रिज खरीदा। चाकू की धार परखने के दौरान उसके हाथ में चाकू लग गया, तो उसने जहां से चाकू लिया उस दुकान के बगल में बने अस्पताल में पट्टी बंधवाई। 19/5 को आया था और उसने LG का 260 लीटर का फ्रिज लेके गया था। अच्छा, क्या कुछ खास है इस फ्रिज में? 260 लीटर का डबल डोर का है, स्पेस ज़्यादा होता है इसमें। अच्छा, ज़्यादा स्पेस होता है इसमें। तो जब वो आया था तो कुछ घबराया हुआ था या जल्दबाजी में था? आपकी बातचीत उससे हुई होगी? नहीं, नॉर्मल कस्टमर की तरह ही था। अच्छा, आपको लगा कि वो मर्डर करके आया, ऐसा कुछ समझ में आया? नहीं, ऐसा कोई समझ में नहीं आया। सर, पुलिस आई थी और पुलिस ने ये बताया कि आपके यहाँ से आफताब ने 6 महीने पहले एक नाइफ खरीदी थी और हमें तो देखो ऐसे याद नहीं था। याद कैसे रहेगा सर, 6 महीने पहले अगर कोई नाइफ खरीदने आएगा। और फिर उसने, पुलिस वालों ने एक्यूज को बुलाया, आफताब को बुलाया और आफताब ने ये बोला कि मैंने यहाँ से नाइफ खरीदी थी। नाइफ के अलावा उसने और क्या लिया था? सर, नाइफ के अलावा पुलिस वालों ने बोला है कि गार्बेज बैग लिए थे। अच्छा। आरोपी आफताब लगातार पुलिस लॉकअप में निगरानी में है। फ्रिज की फॉरेंसिक जांच के लिए सीबीआई की FSL की टीम थाने पहुंची। श्रद्धा की हत्या करने के बाद 6 महीने तक आरोपी आफताब सामान्य जिंदगी जीता रहा और उसका बर्ताव भी सामान्य रहा। यहाँ तक कि गिरफ्तार होने के बाद भी उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं है। ये दिखाता है कि वो कितना शातिर है, शातिर अपराधी से भी शातिर और बेखौफ है। उसे लगा कि शायद पुलिस उस तक कभी नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन उसे आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती इस मामले में सबूत इकट्ठा करने की है, क्योंकि हत्याकांड को 6 महीने बीत चुके हैं। नई दिल्ली से कैमरामैन जेवियर के साथ मैं मुकेश सिंह, NDTV इंडिया। श्रद्धा वालकर के लिव इन पार्टनर आफताब ने जिस क्रूरता से उसकी हत्या के सबूत मिटाने का काम किया है, उससे दिल्ली ही नहीं देश भर में लोग सकते में हैं। खासकर मुंबई से सटे वसई में आफताब और श्रद्धा को जानने वाले तो इस पर भरोसा ही नहीं कर पा रहे, यकीन नहीं कर पा रहे। इस बीच 15 दिन पहले अचानक आफताब के परिवार वालों का घर छोड़कर कहीं और चले जाना भी सबको हैरान कर रहा है। श्रद्धा वालकर की हत्या कर उसके शव के 35 टुकड़े करने वाला आफताब मुंबई के करीब वसई का रहने वाला है, लेकिन 15 दिन पहले ही उसके पिता अपना घर खाली कर कहीं और रहने चले गए। आफताब भी घर का सामान ले जाने में हाथ बटाने आया था। 15 दिन बाद आफताब की हैवानियत की खबर सुन यूनिक पार्क के लोग सदमे में हैं। बहुत झटका लगा कि अपना बच्चा होकर के और उसको इतना बड़ा जो ये कांड हुआ, तो एक ऐसा फील नहीं होता है कि ऐसा ये कर सकता है, यकीन नहीं होता आपको ऐसा हुआ। 15 दिन पहले जब आया था तो आपने देखा था उसे? हाँ, देखा था मैंने। बातचीत करने की कुछ हुई थी? बातचीत बस इतना ही हुआ था, किधर रहता है, तो बोला अभी मैं बोला अंकल मैं दिल्ली शिफ्ट हो गया हूँ, मेरा जॉब उधर लग गया, मैं वहाँ रहता हूँ, बस इतनी ही बात हुई। वही उसके हाव भाव में परिवर्तन, चेहरे पे परिवर्तन एकदम नॉर्मल जैसा था वैसे कुछ लगा ही नहीं कि इसने इतना बड़ा क्राइम किया है। इतना बड़ा कांड करके भी वो इतना सामान्य तौर पे था। वही तो हम लोग को भी शौक लगा, बोल रहा हूँ, रात में नींद नहीं आ रही थी ये सुन के, इतना ज्यादा घिनौना कृत्य किया है, आदमी की रूह कांप जाए ऐसा काम किया हो। यूनिक पार्क सोसाइटी में आफताब का परिवार तकरीबन 20 साल से रह रहा था। ये बिल्डिंग है और हम अगर यहाँ पर देखेंगे तो 301 जो रूम नंबर है उनमें उनका परिवार यहाँ पर रहता था। ये तीसरी मंजिल पर है अमीन जे पूनावाला। हालांकि जो सोसाइटी के चेयरमैन और सेक्रेटरी हैं वो बता रहे हैं कि अभी 15 दिन पहले ही परिवार ने ये मकान खाली कर दिया था और अब वहाँ पर किराएदार रहते हैं, यानी कि किराएदार को उन्होंने वहाँ रख दिया है। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि 15 दिन पहले मकान उन्होंने खाली कर दिया और वो रहने के लिए कहीं और चले गए। श्रद्धा वालकर का परिवार भी वसई में ही संस्कृति अपार्टमेंट में रहता है, लेकिन उनका घर भी बंद है और बिल्डिंग वालों ने तो चुप्पी साध रखी है। लेकिन श्रद्धा के बचपन के दोस्त लक्ष्मण नाडार ने बताया कि श्रद्धा और आफताब के बीच सब कुछ ठीक नहीं था। एक दिन तो श्रद्धा ने उसे फोन कर मदद के लिए भी बुलाया था। एक बार ऐसा भी झगड़ा हुआ था जब उसने मुझे व्हाट्सएप पे ऐसा मैसेज करके बोला कि प्लीज यहाँ मेरे घर पे आ जा, मुझे बाहर लेके जा, अगर आज रात को मैं
इसके साथ घर पे रही तो ये मुझे मार डालेगा। ऐसा भी झगड़ा हुआ है उनके बीच में, और हम दोस्तों ने मिलके उसको उसके घर से उस दिन बाहर भी निकाला था और आफ्ताब को वार्निंग भी दी थी कि हम पुलिस के पास जाने वाले हैं। बट उस टाइम पे श्रद्धा के कमिटमेंट्स को या फिर उसके जो बातें थी उसको रिस्पेक्ट करते हुए हमने बोल दिया कि इसको हम पुलिस में नहीं कर रहे, बिकॉज उसने मना किया। श्रद्धा के साथ बीएमएम की पढ़ाई कर चुके रजत शुक्ला ने बताया कि श्रद्धा बहुत ही खुले विचार की थी, इसलिए पिता से उसकी कम बनती थी। आफ्ताब ने इसी बात का फायदा उठाकर ऐसा काम किया जो एक आम इंसान नहीं कर सकता। वो अपने जीवन में बहुत संजीदगी से किसी चीज का टेंशन नहीं लेती थी, वो लाइफ को एंजॉय करती थी और जितने लोगों के साथ रहती थी वहाँ खुशहाली होती थी। तो अब ऐसे इंसान का यूं ही जो मतलब जो खबरें आ रही है कि शादी की वजह से उसने मतलब दबाव जो डाला होगा आफ्ताब के ऊपर, ये बात बिल्कुल बेबुनियाद है। इधर मुंबई में बीजेपी विधायक राम कदम ने आफ्ताब का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया और मामले में लव जिहाद के एंगल से भी जांच की मांग की। वसई से कैमरामैन अल्ताफ के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए।